सर, अमरीका ने ईरान की ज़ेर तामीर हम देखें जौहरी तनसीब को निशाना बनाया, बिजली घर को निशाना बनाया। ईरान ने इसे अमरीका और इसराइल का गठजोड़ करार दिया है। क्या समझते हैं आप, क्या ये हमला अब ईरान पर बराह रास्त एटमी जंग मुसल्लत करने की कोशिश है? जी, बहुत शुक्रिया उज़ैर, आपने इनवाइट किया। देखिए, रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं कि जंग पहले जो 40 दिन हुए थे उसके अंदर तो एक रेगुलर एस्केलेशन भी थी, एक्सपेक्टेड डैमेजेस भी हो रहे थे, स्ट्रैटेजी भी कुछ समझ आ रही थी। अभी जो है एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, ख़ास तौर पर अमेरिका की, क्योंकि वो हर मूव जो ईरान कर रहा है उसको काउंटर करना चाहता है या ओवर एस्केलेट करके लेडर ऑफ एस्केलेशन ये साबित करना चाहता है कि अमेरिका के हाथ में है। हम्म। और डायमेंशन बढ़ाई जा रहा है और ये शायद वो ईरान को ये बताना चाहता है कि तुम जितना करोगे उससे ज़्यादा करूँगा, ताकि एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट ईरान पर इम्पोज़ कर सके, आने वाले हम्म। वक़्तों में ईरान को कॉम्प्रोमाइज़ करने पर मजबूर कर सके। हम्म। मेरा मानना ये है कि ये उस वक़्त शुरू हुआ जब एमओयू साइन हो गया और बहुत ज़्यादा ज़ायनिस्ट लॉबी ने, ख़ास तौर पर नेतन्याहू ने ये समझा कि ये तो वो एग्रीमेंट ही नहीं है, ये तो वो कंक्लूजन ही नहीं है जंग का, जिसकी वज़ह से वो जंग में कूदे थे, जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव लेकर आए थे वो हासिल नहीं हुए। हम्म। उसके बाद से ईरान के खिलाफ ज़ायनिस्ट लॉबी भी प्रेसिडेंट ट्रंप पर भी प्रेशर डालना शुरू हुई और ईरान के खिलाफ भी कि ये तो अभी उसी तरह अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा उन्होंने कि इतना स्ट्रांग और जिनी के लेवल का एक मुल्क है जो कायम है। सही। तो आपने देखा कि आहिस्ता-आहिस्ता अमेरिका ने बैक ऑफ करना शुरू किया। पहले याद होगा आपको, उन्होंने कहा था जी हम 36 बिलियन देंगे आपको, जो हम्म। कंपनसेशन है कह लें, फिर 24 हो गई, फिर 12 हो गई। फिर उन्होंने कहा हमने तो कहा ही नहीं है, हम सोचेंगे। एक और भी आपको याद करा दूँ ताकि बैकग्राउंड हम बेहतर समझ पाएँ कि जब जी। क्रूज़ मिसाइल्स की बात हुई थी तो आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट हम्म। ट्रंप और जेडी वैंस ने कहा था कि ईरान का हक है रखें, हम इनको कैसे रोकें जब दूसरों के पास है। बिल्कुल। और मार्को रूबियो ने कहा था कि हम बिल्कुल इनको नहीं लेने देंगे, ये कोई ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप उनको नहीं करने देंगे। हम्म। तो मुझे ऐसा लगा कि ईरान ने समझा कि ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। यानी मेरे साथ एक कहता है, मुझे इंसेंटिवाइज़ करता है ताकि हम्म। मुझे अट्रैक्ट कर सके, और दूसरा शायद वो सच बोल रहा है। और हम्म। ये आने वाले वक़्तों में शायद ये एक और अमेरिका ने जो एक्शन किया या स्ट्रैटेजी लड़ी थी कि आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि आप नॉर्दर्न स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ की तरफ से कोई जहाज़ ना गुज़रे, सदर्न की तरफ से गुज़रे। सदर्न का मतलब हम्म। है जो हगिंग द कोस्ट ऑफ ओमान, और नॉर्दर्न कोस्ट का मतलब है कि हगिंग द कोस्ट ऑफ ईरान। तो ठीक। अमेरिका ने एक न्यू नॉर्मल बनाने की भी कोशिश की, जिसमें हम्म। उसने कहा कि ये आप साउथ से गुज़रें। आपको याद होगा कि इसीलिए आने वाले शिप्स पर ईरान ने हमला कर दिया था। क्योंकि ईरान समझता है कि अगर अमेरिका ने और इसके इत्तेहादियों ने एक न्यू नॉर्मल बना लिया कि ओमान कोस्ट से गुज़र सकते हैं हम्म। और नॉर्थ कोस्ट से नहीं गुज़र सकते हैं, तो फिर तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो मेरी ग्रिप है, जो मैंने इसको शिकंजे में लिया हुआ है इकोनॉमिकली भी, ऑयल पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक जो इंटरनेशनल इमेज है, वो सही। कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। हम्म। तो आई थिंक ये सारे की सारी कंटिन्यूटी वहाँ से शुरू हुई है। हम्म। आखिरी बात जी। ये मैं करता चलूँ कि जनाज़े ने एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ड किया ईरानी लीडरशिप के ऊपर, हम्म। कि अगर ये इतना रिवेंज लें, क्योंकि देखिए ईरान इस वक़्त सिर्फ जंग नहीं लड़ रहा। अब उनके जो तकरीबन 9 करोड़ लोग हैं वो हम्म। ऑलमोस्ट आपने देखा सड़कों पर थे इन फ़ेवर ऑफ आयतुल्लाह ख़ामनेई। मेरा ख़्याल ये है कि ये ज़हन में रखिएगा कि ये करोड़ों लोग इसलिए नहीं आए थे कि वो हुकूमत को पसंद करते हैं। मुझे हम्म। लगता है कि वो अमेरिका और इज़राइल की नफ़रत पे सड़कों पर आए थे। आई थिंक वो प्रेशर बहुत बिल्ड हुआ हुआ है। तो आई दुरुस्त। थॉट मैं बैकग्राउंड आपसे शेयर करूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बैकग्राउंड भी आपने शेयर किया और ये सारे अवामिल आपने बताए भी हैं जिसकी वजह से सूरत-ए-हाल जो है वो ख़राब हुई है। एमओयू के बावजूद जो है हमले अभी भी जारी हैं। खालिद साहब, देखा जाए तो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई वो पहले भी बहुत ज़्यादा कोई बातचीत के मुज़ाकरात के हक़ में नहीं थे और उनका बड़ा एक सख्त आप कह लें कि स्टैंड था इस सारे मामले के अंदर। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप कहती है कि सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि हमने उन्हें राज़ी किया, एग्री किया। अब वो अमेरिका को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाने की उन्होंने धमकी भी दी है और ट्रंप के दस्तखत को भी वो बेवक़्त कह रहे हैं। तो तेहरान की सियासी और अस्करी क़यादत आपको आने वाले दिनों में क्या फ़ैसले लेती दिखाई देती है? आप देख सकते हैं क्योंकि पहले ही कहा जाता है कि मुज्तबा ख़ामनेई तो हार्ड लाइनर हैं, वो किसी सूरत में लचक दिखाएंगे नहीं। जी, देखिए वो उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जो पिछले सवाल के हुँ। आखिर में मैं ये कह रहा था कि देखिए आम तौर पे जो जंगें होती हैं वो एक नॉर्मल कॉज़ के तौर पर लड़ी जाती हैं। यहाँ पे सिर्फ़ कॉज़ नहीं है ईरानी, हुँ। और जो वो एक सर्वाइवल भी है। और सबसे बढ़कर ये जो जंग है अब बुनियादी तौर पर ये रिवेंज या एंगर में और सदमे में कन्वर्ट हो चुकी है। हुँ। आपने देखा अभी भी इतने महीने होने के बावजूद जो ईरानी अवाम थे वो जिस तरह के फ्लैग उठाकर फिर रहे थे, जिस तरह के डिस्प्ले कर रहे थे, वो इंतकाम की और किलिंग की बातें कर रहे थे कि हम बदला लेंगे। तो दैट इटसेल्फ शोज़
जब अवाम इस तरह का अपना मुज़ाहिरा करती है तो फिर लीडर ख़ास तौर पर मुज्तबा ख़ामनेई जो भी रिलेटिवली नौजवान हैं, उनके वालिद तो 37 साल से हुकूमत में थे या लीड कर रहे थे, तो उनकी लेजिटिमेसी अभी एस्टैब्लिश नहीं हुई है। हुँ, अभी मुज्तबा ख़ामनेई के पीछे लोग इसलिए हैं कि हालत जंग में मुल्क है और उनके पास चॉइस एज़ अ स्पिरिचुअल लीडर उनके बाद उन्होंने समझा कि वो सबसे बेहतरीन है। आयतुल्लाह ख़ामनेई जो थे, जो इनके वालिद थे, उन्होंने पिछले 36 सालों से पता नहीं कितने सुदूर से मुज़ाकरात किए अमेरिकन से, नेगोशिएट किया, जेसीपीओए किया। हुँ, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ईरानी लोगों ने ये देखा कि जेसीपीओए जो 2015 दिसंबर में साइन हुआ था ओबामा के साथ, हुँ, और उसमें भी आप देखें साइन करने के बाद 2 चीज़ें नहीं हुई थी। एक, उन्होंने जो 8 टन न्यूक्लियर रिच अपना मटेरियल दिया था कैस्पियन सी के रास्ते से रूस को हुँ, वॉलंटरली, उसके बदले में इन्होंने अपने इनका डीप फ्रीज करना था और सैंक्शंस उठानी थी। आपने देखा नहीं उठाई गई थी। हुँ, तो ईरानी लोगों का एंगर नहीं है सिर्फ, एक बदएतमादी भी बहुत है अमेरिका के ऊपर कि ये जो मर्जी कर रहे हैं, इन्होंने हमें करने तो देना नहीं है। हुँ। हमसे ये करवा लेंगे लेकिन आखिर में हमें बैक ऑफ कर देंगे सैंक्शंस वगैरह के सिलसिले में। तो आई थिंक इनके पास ये रास्ते का, लेकिन मैं क्वेश्चन भी अटैच करते चलूं कि ईरान एस्केलेट जरूर कर रहा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बाज़ औक़ात आप जब ओवर एस्केलेट करते हैं, लेडर ऑफ जी। एस्केलेशन आपके हाथ से निकल जाती है, तो हुँ, बैक ऑफ भी कर जाते हैं और नुकसान भी ज़्यादा होता है उसका। बिल्कुल आपने सही कहा आपका नुक्ता बड़ा वैलिड है और यही सवाल है खालिद साहब अगर देखें तो ईरान जो है वो इस जंग को कितना अरसा मज़ीद जो है वो अफ़ोर्ड कर सकता है जब उसके ऊपर पाबंदियां हैं, मौशी तौर पर बहुत नुकसान हो रहा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका निशाना बना रहा है। तो ऐसे में एक सुपर पावर है और उसके साथ फिर उसकी कठपुतली इसराइल है। तो इन दोनों का मुकाबला ईरान कब तक कर सकता है? उज़ैर देखिए, ये जो ब्रेक हुई थी एमओयू की, इसके अंदर मुझे लगता है कि ईरान को भी ज़ाहिर चाहिए थी रीग्रुप करने के लिए, हुँ, रीआर्म करने के लिए, री-एस्टैब्लिश करने के लिए अपनी पोज़ीशंस को, और सबसे बड़ी बात है ह्यूमन बीइंग भी रिचार्जिंग माँगते हैं। हुँ, देखिए इंसान भी ना बर्न आउट होते हैं। आप अब देखें कि ट्रू। पिछले नवंबर से अमेरिका की फ़ोर्सेज़ जो थी वो डिप्लॉयड थी, ईरान हुँ, के इर्द-गिर्द घेरा तंग किया हुआ था। फिर आपने देखा 28 फरवरी को जंग शुरू हो गई, तो ये जून आ गया। तकरीबन 6-7 महीने जो थे उनके सोल्जर्स भी दोनों साइड पे भी ज़ाहिर है इन बिटवीन एग्ज़ॉस्टेड थे थ्रू आउट वॉर का। तो वॉर का लोगों का, इंसानों का इतना स्टैमिना नहीं होता कि आप इतनी एंग्ज़ायटी और ऑब्वियसली एक हाईएस्ट अलर्ट पे रहें इतना। तो आई हुँ, थिंक ब्रेक लेना उनका मकसद था उस वक़्त। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट रिप्लेनिश करना भी मकसद था। और हुँ, यही मैं जो पहले सवाल के जवाब में अर्ज़ कर रहा था कि ईरानियों को ये समझ आई कि अगर हम बैक ऑफ कर रहे हैं, एक ब्रेक ले रहे हैं, अमेरिका जी। वादे नहीं कर रहा, हमारे हुँ, एसेट रिलीज़ नहीं कर रहा, हम पे सेक्शन उठा नहीं रहा, हुँ, गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कहते हैं कि सदर्न साइड यूज़ करो, तो इसका मतलब है शायद अमेरिका हमें आउटस्मार्ट कर रहा है। इसी वजह से उन्होंने सही। देखा आपको कि फिर उन्होंने हमले भी शुरू किए, हालाँकि दोनों तरफ जैसे मैंने कहा एग्ज़ॉस्शन है। हुँ, ईरान के पास तो एक और लास्ट टाइम भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं थी, उन्होंने सिर्फ़ एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज़ करनी थी। हुँ, जंग महँगी करनी थी अमेरिका और इज़राइल के लिए और अपने लिए इकोनॉमिकल रखनी थी। तो आई थिंक मुश्किलात तो दोनों तरफ हैं, हुँ, लेकिन अमेरिका का ईरान को नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी सबसे बड़ी मिलिट्री है, और हुँ, ईरान की रेजिस्टेंस अमेरिका को नहीं भूलनी चाहिए कि जब हमने पुराने वक़्तों में भी रोनाल्ड रेगन ने जब प्रेशर डाला था तो हिज़्बुल्लाह बनी थी। जब हुँ, उसके बाद क्लिंटन आए थे तो इन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया था जब क्लिंटन ने प्रेशर डाला था। हुँ, जॉर्ज बुश ने जब इनको प्रेशर डाला था तो फिर उन्होंने अपना बाकी न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल के साथ-साथ ऐड हुँ, कर लिया था, वेपनाइजेशन ऐड कर ली थी। तो प्रेशर से नहीं हो हुँ, सकता, हुँ। लेकिन ईरानियों को भी पता है कि हमें जब भी प्रेशर डाला गया हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया लेकिन अब कंपनसेशन नहीं मिली। उस पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल सही, ट्रस्ट डेफ़िसिट भी है और ईरान को भी समझ आना चाहिए कि ऑलरेडी उसकी पोज़ीशन जो है वो अच्छी हुई है वो और दुनिया में उसका एक नाम जो है वो बेहतर हुआ है और बताया है कि जनाब एक बड़ी सुपर पावर को भी वो जवाब दे सकता है और बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिका को भी मालूम होना चाहिए कि फिर बहुत सारी तंजीमें भी बनती हैं, असरात भी आते हैं, फिर उनको ख़त्म करने के लिए अमेरिका को पीछे जाना पड़ता है उन ममालिक पे। तो ये भी एक जो है वो पूरी दुनिया के लिए मसला है। खालिद साहब अमरीकी हुकाम ये दावा कर रहे हैं कि ईरान ने अपने मिसाइलों की जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ा इंटरेस्टिंगली तब्दील की है और वो ये कि परवाज़ के दौरान डायरेक्शन चेंज करके पैट्रियट निज़ाम तक को ये चकमा दे रहे हैं मिसाइल। तो ईरानी मिसाइल टेक्नोलॉजी में इस बड़ी डेवलपमेंट को आप बतौर एक्सपर्ट किस तरह से देखते हैं? उज़ैर, ईरान ने मिसाइल्स पर बहुत काम भी किया है और हुँ, बहुत इम्प्रूव भी किया है। इवन 2025 जून में जो जंग हुई थी उसमें जो ईरान ने मिसाइल यूज़ किए थे, इस दफ़ा उसने मई 2026 में कहीं ज़्यादा बेहतरी लाई है।
बेहतरी 2-3 तरह से लाई है, जिसकी तरफ एक आप इशारा कर रहे हैं। एक, उसने अपनी रेंज बढ़ाई है, दूसरी अपनी एक्यूरेसी बढ़ाई है, तीसरी उसने मिसाइलों की सर्वाइवेबिलिटी बढ़ाई है। यानी उनका मिसाइल अब सर्वाइव कर सकता है वहां तक पहुंचने में। चौथा और मोस्ट डेंजरस उसने ये काम किया है कि सबलेट्स या सब बॉम्ब्स एक बड़े बॉम्ब के अंदर हैं। पिछली जंग में भी उसने कुछ डमी उड़ाए थे, यानी डमी लॉन्च करने का मतलब ये होता है कि आपका मिसाइल जाया जाएगा अगर पैट्रियट फायर हो रहा है, लेकिन एक्चुअली मिसाइल है नहीं, वो सिर्फ नंबर है। आपको थ्रेट होती है कि बहुत ज्यादा नंबर में इनबाउंड आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं बॉम्ब, आप सबको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं और अपना महंगा असला जाया करते हैं। ये पिछली दफा भी ईरान ने किया था, लेकिन इस दफा जो उसने स्ट्रैटेजी की है, उस दफा ये किया है कि उसने जो नए वेपन्स ऐड किए हैं, उसको यूरोप और अमेरिकन उसको डांसिंग बॉम्ब कह रहे हैं। डांसिंग बॉम्ब का मतलब ये है कि वो लेफ्ट राइट स्किप करता हुआ इंटरसेप्ट नहीं होता, और जब वो करीब पहुंचता है टारगेट के, उसमें 70-70 बॉम्बलेट्स निकल के स्प्रेड कर जाते हैं एरिया के अंदर। लाइक That क्लस्टर means बम्स। फिर एक और क्लस्टर बॉम्ब्स, तो फिर एक और रिएक्शन डिलेमा हो जाता है डिफेंस सिस्टम के लिए कि कौन से को इंटरसेप्ट करे और कौन से को ना करे। ठीक। ये एक न्यू फाउंड उन्होंने जो वेपन यूज किया है, ये बहुत परेशान कर रहा था इसराइल को भी, और जाहिर है जो गल्फ ममालिक है इन पे उसने उस तरह तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसके प्रिसीजन जिन वेपन्स को वो यूज कर रहा है जॉर्डन के खिलाफ, सीरिया के खिलाफ, इवन मिडल ईस्ट में, वो पिछली जंग की निस्बत ज्यादा एक्यूरेट है और ज्यादा बेहतर सर्वाइव कर पा रहे हैं। यानी एयरफोर्स की जो कमी है वो इस सूरत में पूरी की जा रही है कि जो अपने मिसाइल हैं उन्हें जो है एक तो वो डॉज भी दे रहे हैं और उनकी रेंज भी बढ़ चुकी है, एक्यूरेसी जो है वो बढ़ चुकी है, प्रिसीशन के साथ वो दुश्मन पर हमला कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपके वक्त का।